नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आज आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत शिक्षण में गद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण की विधियां क्या हैं और गद्य शिक्षण का प्रयोग हम करें कैसे। तो मित्रों ईश्वर का नाम शुरू लें और शुरू करता हूं मैं गद्य शिक्षण। मित्रों गद्य शिक्षण में कहा गद्य किसे कहूं और गद्य शब्द बना कैसे। तो मित्रों ध्यान रखना होगा, गद धातु है और यत प्रत्यय। गद धातु है और प्रत्यय कौन सा है? यत। गद धातु यत प्रत्यय है। गद्य, गद्या, गद्यम तीन उत्तर बनता है। का इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? और अर्थ है मित्रों वृत्त बंध रहितम गद्य। व्रत कहते हैं छंद को, छंद से बंधा हुआ, यानी कि चार लाइनों में ना हो। ठीक है। और कहा, यह किसने कहा? साहित्याचार्य विश्वनाथ ने कहा कि छंद के बंधन से रहित वाक्य गद्य कहलाता है। अब कहा गद्य का पहली बार प्रयोग कहां सुना? मित्रों प्रथम प्रयोग गद्य का हमने यजुर्वेद में सुना। कहां? यजुर्वेद में, जहां कहा गया गद्यात्मको यजुष। गद्यात्मको यजुष है। जी हां, गद्यात्मको यजुष है। कथानक के आधार पर गद्य के दो भेद होते हैं मित्रों। एक भेद होता है कथा और एक होता है मित्रों आख्यायिका। एक कथा और दूसरा आख्यायिका, दो होते हैं मित्रों। कथा की यदि मैं बात करूं तो कथा मित्रों जैसे वासव दत्ता, वासव दत्ता जो कि सुबंधु ने लिखी, वो एक कथा है। ये क्या है? कथा। और मित्रों यदि मैं बात करूं आख्यायिका तो हर्षचरितम जो कि बाण भट्ट ने लिखी, ये क्या है? आख्यायिका। आख्यायिका है। तो मित्रों इन दोनों चीजों को ही ध्यान में रखते हुए कथानक के आधार पर गद्य के दो भेद किए, एक कथा और एक आख्यायिका। चलिए मित्रों एक कदम आगे बढ़ता हूं। अब कहा गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि हम गद्य बालक को कहानी, कथा या गद्य जो पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाने से हमें क्या प्राप्त करना है कि बालक ने क्या समझा। तो कहा बालक को एक तो अर्थ ग्रहण करना आ जाए उस कहानी का, अर्थ ग्रहण, और दूसरा वह बालक लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति करना सीख जाए। लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति करना सीख जाए। कौन? बालक सीख जाए। इसीलिए गद्य को अध्यापक के लिए क्या कहा? एक कसौटी कहा। क्योंकि गद्य में ना तो कोई छंद होता है, छंद नहीं होता है, कोई छंद नहीं होता है। हां ये जरूर है गद्य में अलंकार जरूर हो सकता है, लेकिन छंद नहीं होता है। इसीलिए कहा गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। गद्य कवियों की कसौटी होता है। मित्रों निक्सा का अर्थ होता है निकट। निक्सा का अर्थ है निकट और निक्सम का अर्थ होता है कसौटी। कसौटी ध्यान रखना। तो कहा ऐसी स्थिति में निक्सम का अर्थ होता है कसौटी। कहा यह जो उद्देश्य हमारा प्रमुख है, इसके अलावा और गद्य के क्या उद्देश्य हैं? पहला है भाषा ज्ञान में अभिवृद्धि कराना। बालक के शब्द जो है भाषा को बोलना, सेंटेंस को बोलने का तरीका वो सीख जाए। दूसरा है भाषा सामर्थ्य संपादनम। सामर्थ्यता, दक्षता आ जाए बालक को संस्कृत में बोलने की। देखते हैं क्या है अगला। कहा अब विधियों की बात करें।
मित्रों, गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो कक्षा स्तर और पाठ स्तर पे ही आधारित होंगी। याद रखिएगा, गद्य शिक्षण में बालक की कक्षा स्तर पर और पाठ के अनुसार ही गद्य विधियां चलेंगी। इसलिए मुख्यतः हम यहां विधियां जो देखने वाले हैं, देखिए, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, विश्लेषणात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि। 5 खास हैं, लेकिन इन 5 में भी 3 प्रमुख हैं, उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। संस्कृत में विशेष रूप से ये 3 ही विधियां गद्य शिक्षण में सर्वाधिक काम आती हैं, उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। अब मित्रों आगे की ओर बढ़ता हूं। का सबसे पहले आपके पास आया उद्बोधन। ये उद्बोधन विधि क्या होती है? उद्बोधन विधि वो है जिससे बालक हर हालत में अर्थ ग्रहण कर ले, यानी अर्थबोध विधि। और दूसरा, जिस विधि से बालक के पाठ में आए हुए, यानी कि जो गद्य में पाठ है उसका कोई भी कठिन शब्द है उसका निवारण हो जाए, यानी कि काठिन्य निवारण विधि। अब कहा इस विधि में ऐसा क्या है? देखो, इस विधि में बालक के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। बालक का जो पूर्व ज्ञान है उससे ही हम नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे। यानी कि पहले से जो बालक ने कहानी सुनी है, जो पाठ में आई है, उस कहानी के साथ में उस कक्षा में जो पाठ में गद्य में आई है उस कहानी को जोड़ेंगे। जैसे कि आपके संस्कृत में बालक के शिशु लालनम नामक एक पाठ है, रामायण पे आधारित है और इसमें लव कुश की कहानी है। अब इस कहानी को समझाने के लिए पहले आपको बालक का पूर्व ज्ञान ध्यान करना है कि बालक रामायण के बारे में, राम और सीता के बारे में जानता है। अब मुझे लव कुश के बारे में इसमें समझाना है, तो बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलेंगे। अब कठिन शब्द आ गए तो क्या करना है वो भी देखना है। यहां पर कहा कि इस विधि का जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालक को जो ज्ञान है, याद आता है, उसके से आगे बढ़ना है। गद्य शिक्षण की इसे सर्वश्रेष्ठ विधि कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यह सर्वश्रेष्ठ क्यों हुई? क्योंकि मित्रों इसमें 4 सोपान की आवश्यकता पड़ती है, 4 स्टेप की। बालक के पाठ में आए हुए कठिन जो शब्द हैं उनको सरल करना होता है, और सरल करने के लिए मित्रों स्टेप लेने होंगे। बालक की जो गद्य है उसमें कोई कठिन शब्द आया और यदि आप उसे दिखा सकते हैं तो वस्तु के द्वारा उसे दिखाओ, वस्तु प्रदर्शन करो। यदि पाठ में कोई कठिन शब्द आ गया है, क्रिया से रिलेटेड, यानी वर्ब आ जाए कोई कठिन उसके, तो अध्यापक प्रत्यक्ष क्रिया करके दिखाए ताकि वो बच्चा समझ पाए। तीसरा आता है मित्रों, यदि मान लीजिए पाठ कोई भौगोलिक या सामाजिक हो या ऐसा हो जो प्रत्यक्ष रूप में आप नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए आप प्रतिकृति अर्थात मॉडल बना के लाएंगे। और चौथा है, वे पाठ या प्रसंग जो पाठ में आ रहे हैं उन्हें, जिन्हें आप प्रतिकृति के रूप में भी नहीं दिखा सकते, या तो बोर्ड पर रेखा चित्र बनाओ या फिर मानचित्र से उन्हें समझाओ। आइए एक एक को मैं समझाता हूं। वस्तु कैसे दिखाऊं? मित्रों, बालक के पाठ में ऐसे शब्द जो कि बालक की जिंदगी से जुड़े हुए हैं लेकिन कठिन है वो शब्द, उन्हें आपको वस्तु से प्रत्यक्ष रूप में दिखाना होगा, वस्तु प्रदर्शन करना होगा। मैंने यहां लिखा भी है, वस्तु प्रदर्शन पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को सरल किया जाता है। कैसे? रसाल शब्द है क्या? रसाल का यदि मैं पूछूं कि यहां देख के तो आप भी बता दोगे,
लेकिन मैं आपको चलते हुए पूछूंगी रसालह शब्द का क्या अर्थ होता है, तो एक बार आप बताने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन बालक को यदि सीजन चल रहा हो, यदि आम का, तो आम का फल ला के दिखाओ, या फिर विद्यालय में जो सहायक सामग्रियां होती हैं, आजकल गवर्नमेंट सभी स्कूलों में प्लास्टिक की सहायक सामग्रियां रखना शुरू कर दिया है, वो आम का लाकर दिखाओ। बालक के सीधे खोपड़ी में ये शब्द चला गया, अच्छा आम को रसाल कहते हैं, एक नया शब्द चला गया है दिमाग में। दूसरा, पाठ में आए हुए कठिन क्रियापदों, क्रियापद का मतलब वर्ब, यदि कठिन आई है तो अध्यापक प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से समझाएगा, खुद उसमें अभिनय करेगा अध्यापक क्रिया को समझाते हुए। मान लीजिए छोटी क्लास का कक्षा 6 का बालक है, अब उसे हिंदी आती है, वो ये जानता है ढंग से कि वह हंसता है और वह हंसती है, यानी लड़की के लिए हंसती, लड़की के लिए हंसता। क्लियर? अब मुझे समझाना है संस्कृत का पद, क्योंकि हिंदी वाला तो जो क्रियापद था वो तो हंसती में ई की बड़ी मात्रा है, लेकिन संस्कृत में तो हंसती में छोटी ई की मात्रा है। अब कैसे समझाओगे? सह हंसती, सह हंसती, यह हंस रही है, हंसता है, सा हंसती, नहीं समझ में आया, अब खुद करके दिखाओ। अहम हसामी, हा 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 हा, हम रुदामी, करके दिखाओ। यस, रुदामी मतलब रोना। तो प्रत्यक्ष रूप में आपको यह करके दिखाना होगा, यह अध्यापक का काम है। कहा ऐसे पाठ में आए हुए कठिन शब्द जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाया जा सकता, उनके लिए अध्यापक प्रतिकृति या मॉडल बनाता है, या तो प्रतिकृति या मॉडल बनाएगा। कैसे? ज्वालामुखी, चलो ज्वालामुखी कक्षा कक्ष में लाके दिखा सकते हो क्या? भूकंप, वो भी नहीं लाके दिखा सकते, तो क्या करोगे? पाठ में तो आ गया ज्वालामुखी शब्द। बोले कक्षा 6 का बालक संस्कृत में यदि ज्वालामुखी जानता है, पता नहीं बालक तो क्या क्या जानता है। आपको पढ़ाना है ढंग से, क्योंकि बालक तो यह भी जानता है कि जब उसकी मम्मी क्रोध करती है तो उसके पापा कहते हैं तेरी मम्मी ज्वालामुखी है और चुपचाप बैठ जाना, नहीं तो अभी भूकंप आ जाएगा। तो बालक तो बहुत कुछ जानता है, तो बालक के चक्कर में चले जाना, पढ़ाना है पाठ को। तो क्या करना होगा आपको? इसका प्रतिकृति यानी कि आपको फोटो बनाकर लानी होगी, दिखाना होगा कक्षा कक्ष में, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द भी उस चित्र से ही समझ में आएंगे। पाठगत आए हुए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पाठों के कठिन शब्दों को समझाने के लिए मुझे मानचित्र और शाम पट के रेखा चित्रों का प्रयोग करना होगा। ये संस्कृत में सामाजिक भौगोलिक आते हैं क्या? जी हां, आपको देखना होगा। आप गवर्नमेंट पुस्तक पढ़ाने जाएंगे तो वहां एक पाठ है सप्त भगिन्या, 7 बहनें। कौन सी 7 बहनें? जिसके घर में 7 बहनें और एक भाई है, वो बहनें नहीं। तो भारत के पूर्वी 7 राज्यों को समझाने के लिए या तो आप मैप लाइएगा या रेखा चित्र, यानी बोर्ड पे बनाकर दिखाना होगा। इसलिए मित्रों, रेखा चित्र और मानचित्रों का प्रयोग करना होता है। भाइयों और मेरी सखियों, प्रवचन विधि की बात करते हैं। सेकंड नंबर की विधि है ये। द्वितीय नंबर की जो विधि है ये क्या कहती है? प्रवचन। प्रवचन का अर्थ है मौखिक बोलना, प्रवचन का अर्थ है उपदेश देना, प्रवचन का मतलब है ओरल मार्गदर्शन देना। प्रवचन को अब समझ लो। इसके 2 नाम हैं, एक कथन विधि भी कह सकते हैं और इसे उपदेश विधि भी। यहां मैंने लिख दिया है, कहा इस विधि में सब कुछ मौखिक होता है, अध्यापक मौखिक ही बोलता है, यानी कि एक भी शब्द वो लिखित में नहीं बोलने वाला। इस विधि से प्राथमिक कक्षाओं
और उच्च कक्षाओं दोनों में गद्य को समझाया जा सकता है। कहा कैसे? कठिन शब्दों को सरल करने के लिए अध्यापक 4 विधियों का प्रयोग करेगा। कितनी विधियों का? 4 का। पहला करेगा वो कौन सी विधि का? अनुवाद का। अध्यापक जिस कक्षा में पढ़ा रहा है उसमें वो जो क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं उन्हें संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएगा, या फिर संस्कृत पाठ में जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें वह उनकी मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाएगा। और फिर जो अनुवाद यदि उसने अपने बालकों की क्षेत्रीय भाषा में कर दिया तो अब उनका संस्कृत में अनुवाद करके उनके कोश की वृद्धि करेगा, शब्दकोश के भंडारे में भरेगा उनके। यदि उन गद्य शिक्षण में पाठ में यदि कोई पारिभाषिक शब्द आ गया, जैसे आश्रम क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, मुमुक्षा क्या होती है, तो इन शब्दों को समझाने के लिए परिभाषाएं देगा इन शब्दों की। आश्रम 4 होते हैं, पुरुषार्थ 4 होते हैं, व्याख्या बतानी होगी पुरुषार्थ किसे कहें परिभाषा विधि से। और टीका विधि, टीका विधि मतलब अध्यापक पाठ के जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनसे उनके द्वारा और लिखी गई किताबों या उन्होंने लेखक ने कहां से लिया वहां का वर्णन भी करेगा। इसमें ओरल कहा कैसे करेगा? सबसे पहले आती है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि क्या होती है? कहा गद्य शिक्षण में प्रवचन विधि के अंतर्गत प्रवचन विधि में अनुवाद विधि आई। अनुवाद में कैसे अनुवाद करेगा? इस विधि में अन्य भाषा से अध्यापन संस्कृत में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अरे बालक का जो संस्कृत का जो गद्य है आपने उसे हिंदी में बोल दिया, समझा दिया, अब उसे संस्कृत में ले आओ। वह जाता था या फिर एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था, एकदा एकः नृपः आसीत। सेंटेंस बनाना सिखा रहे हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये गद्य में था। एकदा एकः वने एकस्मिन् वने एकः सिंहः आसीत। एक बार एक वन में एक शेर था। तो आपको यहां अनुवाद करवाना, यानी जो सेंटेंस आया उसका अनुवाद करवाना होगा। इस अनुवाद से क्या होगा कि बालक के एकदा का क्या हुआ? संस्कृत शब्द आ गया। एक बार का एकदा आ गया। अब एकदा क्या किसमें चला गया? शब्दकोश में। उसके शब्दकोश में वृद्धि हो गई है कि बालक को पहले हिंदी में केवल आता था एकदा, ना हिंदी में आता था एक बार, तो संस्कृत में अब याद क्या हो गया? एकदा। इस विधि में क्या करोगे कि पदों के शब्दकोश का ज्ञान प्रदान करोगे। कोश विधि में क्या करोगे? शब्दकोश को बढ़ाओगे। कैसे? बालक के पाठ में आया है वैश्वानर। वैश्वानर नहीं है, वैश्वानर है। और वैश्वानर के लिए आप उसे और शब्द बताएंगे। अग्नि वैश्वानर, अनल वैश्वानर, हुतासन वैश्वानर। तो बालक ये समझ गया, यहां से समझ गया कि वैश्वानर किसे कहते हैं? आग को। परिभाषा विधि में, इस विधि में पाठ में आए हुए शब्द जो पुरुषार्थ है, आत्मा है, आश्रम है आदि शब्दों को वह परिभाषा देके समझाएगा। कैसे? मान लीजिए मैं कक्षा 6 या 7 या 8 में पढ़ा रहा हूं, ठीक। अब मेरे पाठ में आ गया कि इंसान को अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ करने होते हैं। मानव जीवन पुरुषार्थों से बंधा हुआ है, ठीक। अब ये पुरुषार्थ कैसे समझाओगे? बालक को समझाना होगा कि हमारा भारतीय जीवन 100 वर्षों का है।
जीवन के 25 वर्ष शिक्षा को, ज्ञान को दिए जाते हैं, अर्थात धर्म, पहला पुरुषार्थ धर्म, और अगले 25 वर्ष कमाई के लिए दिए जाते हैं, अर्थात धर्म से अर्थ, और उसी समय विवाह भी करना होता है तो काम। तो धर्म, अर्थ, काम, और अगले 25 वर्ष क्या करना होगा? हमें सब कुछ इस प्रकृति को लौटाना होगा, अर्थात हमें क्या करना होगा? मोक्ष की ओर चलना होगा, और अंत में मोक्ष प्राप्ति। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 क्या होते हैं? पुरुषार्थ। परिभाषा देनी होगी। जी हां, परिभाषा, आए हुए शब्दों, शब्द पुरुषार्थ परिभाषा के माध्यम से समझाना होगा। क्लियर हो गया? अब मित्रों एक कदम आगे बढ़ जाओ और कहा टीका विधि क्या है? अध्यापक पाठ को कवि और लेखक, अच्छा यहां तो टीका चली गई, बीच में पीछे अनुवाद के बाद में परिभाषा, हाँ टीका विधि है भाई। टीका विधि में क्या कहा? अध्यापक पाठ के कवि लेखक की अन्य टीकाएं या रचनाएं का उल्लेख करता है। ये टीका क्या होती है? किसी ग्रंथ को आधार बना करके उसे सरल करना ही टीका होती है। ऐसा ही हमारे संस्कृत में मल्लिनाथ जी हुए हैं। जी हाँ, मल्लिनाथ जी ने संस्कृत के ग्रंथों पर टीका लिखी। इन्होंने संजीवनी जो टीका लिखी वो कालिदास के जो ग्रंथ हैं, कालिदास ने लिखे, क्या क्या ग्रंथ लिखे? उन्होंने कुमार संभव लिखा, रघुवंश लिखा, उन्होंने क्या नाम है, विक्रम और वश्यम लिखा, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो ये किसने लिखे? कालिदास ने। इन कालिदास की सभी रचनाओं पर मल्लिनाथ ने एक टीका लिखी, संजीवनी। उसी प्रकार मल्लिनाथ ने जीवातु टीका किस पे लिखी? श्री हर्ष जो एक कवि हैं, उन्होंने, महाकवि हैं, इन्होंने नेदीय चरितम लिखा, महाकाव्य, और नेदीय महाचरितम पर मल्लिनाथ ने जीवातु नामक टीका लिखी। इसी प्रकार सर्वंकसा मल्लिनाथ ने मां के शिशुपाल वध पे लिखी। टीका क्या होती है? इन्हें और सरल, ग्रंथों को और सरल भाषा में समझाने का तरीका, और ये कार्य अध्यापक को कक्ष में करना होगा कि ये जो पाठ का राइटर है, इसने अपनी ये जो बता रहा है ये कहां से लिया है? इन ग्रंथों से लिया है। ये काम भी प्रवचन विधि के द्वारा ही संपन्न होगा, और प्रवचन में भी किससे? टीका से। स्पष्टीकरण मतलब हर चीज को समझाना, छोटी से छोटी चीज लेकर के बड़ी से बड़ी गद्य में। और इस विधि में हर उस कठिन शब्द को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने कहा इस विधि का गद्य शिक्षण में काठिन्य निर्माण पर सर्वाधिक प्रयोग होता है। कहां? प्राथमिक कक्षाओं में। क्यों? इस विधि से क्या करवाना होगा? 6 प्रविधियां प्रयोग करनी होती हैं, यानी 6 और विधियां लागू होंगी इस विधि के अंदर। व्युत्पत्ति विधि, तुलना विधि, वाक्य योजना विधि या वाक्य प्रयोग विधि, अंत्य कथा विधि जिसे दंत कथा भी कहा जाता है, और प्रसंग जिसके अंतर्गत प्रसंग में ही क्या आती है? पर्याय कथन विधि। व्युत्पत्ति विधि किसकी है? स्पष्टीकरण की। तुलना विधि किसमें है? गद्य में। स्पष्टीकरण में। वाक्य प्रयोग विधि किसमें है? स्पष्टीकरण में। अंत्य कथा और दंत कथा किसमें है? स्पष्टीकरण में। प्रसंग विधि किसमें है? स्पष्टीकरण में। और ये जो 6वीं विधि है ये प्रसंग विधि में ही आ जाइए, अब दिखाता हूं कि तुलना में लाना है, ये तुलना में जाएगी। ये 6वीं विधि है, तुलना में आएगी। देखते हैं कैसे। आओ, व्युत्पत्ति किसे कहूं? पहले यह बात करो, व्युत्पत्ति जो पहले से उत्पन्न है, पहले से बना हुआ है, उससे उसे मिला करके कुछ नया बना देना। पहले से जो है उसको मिला करके नया बना देना, क्या हो गया? व्युत्पत्ति। इसमें क्या किया जाता है? स्पष्टीकरण विधि में इस विधि के द्वारा
किसी शब्द में आए हुए उपसर्ग, अव्यय, सुबंत, तिगंत, संधि, संधि विच्छेद, समास आदि को समझाया जाता है। यानी पूरा पूरा ग्रामर का स्पष्टीकरण होता है। वो शब्द बना तो बना कैसे, देख रहे हैं यहां पर उपसर्ग विधि, अव्यय, प्रत्यय, यानी इस विधि में भी संधि विच्छेद विधि, समास विग्रह विधि। एग्जाम ये नाम देके पूछ लेता है किसमें, ये विधियां नाम हटा देगा, बाकी सारे लगा देगा इसमें। तो कहा उपसर्ग विधि का इसमें कैसे प्रयोग करेगा, व्याकरण शब्द है। अब कोई शब्द है व्याकरण, अब व्याकरण शब्द में कैसे बता रहा है वो कि वी उपसर्ग है इसमें और आंग उपसर्ग है। उपसर्ग का ज्ञान दे दिया। अब कहा अव्यय का ज्ञान दो, तो कहा अत्र कुशलम तत्रास्तु, इस शब्द में कितने अव्यय हैं, तो कहा चारों के चारों ही अव्यय हैं। अत्र भी है, कुशलम भी है, तत्र भी है और अस्तु भी है। मैं यहां कुशल हूं, आप वहां ठीक होंगे। प्रत्यय में आदाय शब्द आ गया, बताओ कैसे बनाइए। तो प्रत्यय कहां है, ये रहा। किसका दे दिया था आपने, आपने दे दिया था उपसर्ग का पहले। धातु इसमें दा है और प्रत्यय कौन सा है, ल्यप का। आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद विधि और समास विग्रह विधि, समास विग्रह, समास विग्रह विधि, इस पे आ जाओ। कहा आपने संधि विच्छेद विधि में पुस्तकालय शब्द आया, आपने उसका समास विग्रह कर दिया। क्या किया, समास है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, पुस्तक धन आलय। आपने समास विग्रह यानी कोई शब्द आया राजपुरुष है, आपने उसका समास विग्रह करके दिखाया और समास भी बताया। ये सारा किसमें करवा रहे हो आप, ये सारा का सारा आपने व्युत्पत्ति विधि में करवा डाला। तुलना का, तुलना विधि का प्रयोग जहां पद्य में भी होता है तो गद्य में भी होता है। लाइएगा, तुलना विधि के द्वारा ही आप बालक को पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द तुलना के द्वारा ही समझा सकते हैं। का कैसे, तो सामने ये पर्याय कथन विधि तुलना में रखी। देखिएगा, नभ, अरे आकाश के बारे में आप गद्य में कैसे समझाएंगे, किस विधि से, पर्याय कथन विधि से। नभ, जल, अनल, इन शब्दों का प्रयोग कैसे सिखाएंगे गद्य में, तो कहा पर्यायवाची शब्दों तथा उनके अर्थों को समझाकर। जल शब्द के लिए, जलम शब्द के लिए आपने नीरम, पयस, वारी शब्द बताए, बालक के समझ में गद्य में आएगा। अनल किसे कहूं, वैश्वानर, हुतासन, अग्नि। अब कहा इसी तरह अगली विधि क्या ली आपने, वाक्य प्रयोग विधि। कहा इस विधि का पाठगत आए हुए कठिन शब्दों पर मैं एक वाक्य बना के समझाऊंगा। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके वाक्य बना करके ही समझाना पड़ता है। जैसे स्वाहा, स्वाहा शब्द को समझाने के लिए मुझे कहना ही पड़ेगा बच्चे को कि अग्नि स्वाहा, कि अग्नि शब्द में अग्नि स्वाहा का प्रयोग हुआ है। अगली विधि अंत्य कथा। ये अंत्य कथा क्या होती है, कहानी के अंदर कहानी आना, कहानी के अंदर कहानी आना, या किसी ने आपको सुनाई थी पहले दंत कथा, तो अंत्य कथा का दूसरा नाम क्या है, दंत कथा भी है। इस विधि का पाठगत आए हुए कठिन शब्दों को अंत्य कथा के माध्यम से या किसी कहानी के माध्यम से समझाना अंत्य कथा कहलाता है। जैसे देश शब्द, देशभक्ता, अब आपका शब्द आ गया गद्य में कि देशभक्त का, बालक को देशभक्त शब्द कैसे समझाऊं, तो उसे कहानियां सुनानी पड़ेंगी। किसकी, महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुनानी पड़ेंगी कि देशभक्ति किसे कहते हैं। और ये कहानियां बालकों ने पहले सुनी हुई है हिंदी में,
अब संस्कृत में आपने सुनाई है इन्हें। प्रसंग विधि, पाठ में आए हुए कोई छोटा सा शब्द है जिसको समझाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रसंग बताना पड़ता है। देखिए कैसे। प्रसंग हमेशा ऐतिहासिक या धार्मिक पुरुषों आदि पर प्रसंग के माध्यम से समझाओगे। जैसे संस्कृत में आया अभिमन्यु, अभिमन्यु को समझाओ कि अभिमन्यु क्या है। आपको महाभारत का वो सारा वृत्तांत पढ़ाना होगा जिससे बालक ये समझ पाए कि अभिमन्यु कौन था, अभिमन्यु कौन था। और गद्य शिक्षण की स्पष्टीकरण विधि में यह आती है, ध्यान रखना होगा। अब आ गया गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही जहां से हम चले थे फिर वहीं पे आए हैं। मित्रों, गद्य शिक्षण में का मुख्य उद्देश्य है अर्थ ग्रहण और मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति बालक को करना आ जाए, यही मुख्य उद्देश्य है। क्या इसकी प्रमुख विधियां, तो मित्रों प्राथमिक यानी छोटे लेवल पे तो उद्बोधन विधि, और यदि बालक यदि बड़ा है, माध्यमिक स्तर है या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पे है, तो बेटा फिर तो व्याख्या विधि से ही समझाना होगा। का ये तो व्याख्या विधि तो हमें यहां पढ़ाई नहीं गई है, तो याद रखना मैंने व्याकरण शिक्षण में इसे पढ़ा के आया हूं। तो व्याख्या विधि गद्य शिक्षण में भी कार्य करेगी उच्च कक्षाओं में। उच्च कक्षाओं की श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी गद्य में? व्याख्या विधि। ठीक है। कहा गद्य पाठ योजना का प्रमुख बिंदु क्या है? आदर्श वाचन। टीचर के द्वारा जितना सुंदर ढंग से पढ़ाया जाएगा, एक एक शब्द का उच्चारण सही शुद्ध करके, वही उसका पाठ्य बिंदु का पहला। गद्य पाठ योजना के 3 सोपान बताओ। एक तो होता है वाचन, आदर्श वाचन, अनुवाचन और अनुकरण वाचन। दूसरा होता है व्याख्या, व्याख्या में अशुद्धि संशोधन करवाओ, काठिन्य निवारण करवाओ और विधियों का प्रयोग करवाओ। और तीसरा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों का प्रयोग गद्य शिक्षण में ही होता है। विचार विश्लेषण गहन पठन गद्य में ही होता है और भाव बोध पद्य में होता है, ध्यान रखना होगा। देखिए प्रश्न, गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि उद्बोधन, और गद्य शिक्षण के काठिन्य निवारण की तीनों विधियों में से अनुवाद, 3 ही विधियां बताई मैंने, कौन कौन सी? उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण। कहा अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका, ये 4 जो प्रविधियां हैं, ये किस इन तीनों में से कौन सी विधि में आएगी? कहा साहब प्रवचन विधि में। अनल शब्द को यदि मैं समझाऊं बालक को गद्य शिक्षण में, तो कौन सी विधि का प्रयोग करूंगा? पर्याय कथन का। और यदि रेखा चित्र और मानचित्र का प्रयोग करेंगे तो किस में करेंगे? उद्बोधन विधि में। और किस विशिक्षण में आदर्श वाचन विशेषण अवधान दिए थे, यानी कि आदर्श वाचन का किस शिक्षण में अधिक ध्यान दिया जाएगा? गद्य शिक्षण में। और सोचिए मित्रों, अगला है नभ, निशित, अनल, गगन आदि शब्दों के काठिन्य निवारण मैं किस विधि में करूंगा? याद रखना पर्याय कथन विधि से। तो मित्रों ये है मित्रों आपके वो प्रश्न जिन पर एग्जामिनर पूरा पूछेगा। तो मित्रों गद्य शिक्षण को और ध्यान से ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर किसी का सगा नहीं होता। नमस्कार मित्रों।